तो अपन आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का क्लास में ज़्यादा कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो पढ़ेंगे नया में वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। यूनिट 3 सबसे ज़्यादा ज़रूरी यूनिट है, इससे आएगा कोई ना कोई क्वेश्चन। तो स्टार्ट करने से पहले अपन जो करते हैं हमेशा सेक्शंस का रिवीजन, है ना। तो 2 का ए क्या बोलता है? 2 का ए बताता है ऑफर या फिर प्रपोजल के बारे में। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे तुम लोग अनम्यूट करके जवाब देना चाहो तो दे सकते हो अभी। ठीक है, 2 का बी प्रॉमिस। वेरी गुड, प्रॉमिस। 2 का सी प्रॉमिसिंग। वेरी गुड, प्रॉमिसर प्रॉमिसी। 2 का डी कंसिडरेशन। वेरी गुड। बाकी बच्चे ऑनलाइन में क्यों नहीं बोल रहा? गुड। 2 का ई एग्रीमेंट। अग्रीमेंट वेरी गुड श्रुति। बाकी बच्चा लोग भी बोलो। देखो खाली निशा श्रेया का अनम्यूट है, रिंकी श्रुति तुम लोग भी पूरा पार्टिसिपेट करो। ठीक है, ओके। 2 का एफ प्रॉमिसिंग। रेसिप्रोकल प्रॉमिस। वेरी गुड, वेरी गुड रिंकी। 2 का जी वॉइड अग्रीमेंट वेरी गुड रिंकी। 2 का एच कॉन्ट्रैक्ट। सबसे जरूरी सेक्शन। ठीक है, 2 का आई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। 2 का जे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ तक का कहानी अपन को याद हो गया। अब इसके बाद हम लोग जो याद करना चालू किए थे वो था सेक्शन 10। क्या था? एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वेरी वैलिड वेरी गुड, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड। 11 कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट कॉम्पिटेंसी। कौन कौन कर सकते हैं? कौन कौन कर सकते हैं? मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और अनडिस्क्वालिफाइड होना चाहिए। लॉ के द्वारा डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, 12 हर्ष बताएगा। साउंड माइंड। 13 कंसेंट मतलब मंजूरी। 14 फ्री कॉन्सेंट। वेरी गुड, फ्री कंसेंट। 15 कोअर्शन मतलब धमकाना। क्या हम लोग सिर्फ उसको मार के धमका सकते हैं या फिर मारने का धमकी भी दे सकते हैं? मारने का धमकी भी दे सकते हैं। इनफैक्ट उसका प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए बोल रहे तो वो भी धमकी में गिनाएगा। 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। 17 धोखाधड़ी। 18 मिस रिप्रेजेंटेशन। 19 सारा कंसीक्वेंसेस होता है इसमें। इसके बाद हम लोग मिस्टेक वगैरह सीखे हैं 20 ये सब। ठीक है, निशा का एब्सेंट हुआ था ना पिछले बार? जी सर। हाँ, तो तुम्हारा क्या बाकी था? मिस्टेक से बाकी होगा, राइट? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सीख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत होगा तो हम तुमको समझाएंगे, ऑनलाइन समझा देंगे। लेकिन आज का क्लास काफ़ी ज़रूरी है और हम बार बार ये रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आता है बच्चा लोग घूम जाता है, जबकि एकदम आसान आसान क्वेश्चन आते हैं।
भैया एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, याद करो ये कहाँ पढ़े थे, सेक्शन 10 में। एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, जो वॉइड होगा अपन को समझ में आ रहा है, फिर भी कर पाएंगे क्या उसको? नहीं। ठीक है, तो कुछ चीजें हम लोग इसमें से पढ़ चुके हैं, कुछ आज पढ़ेंगे। ठीक है, अभी नए में तनीषा एंड साक्षी आई हैं, तो ये साक्षी तुमको यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तनीषा तेरे को यहाँ तक क्लियर है? यो कर दे या फिर बता दे अनम्यूट करके। तनीषा तो ऐसे आ भी नहीं सकती थी, पता नहीं कैसे आई। कोई बात नहीं, चलो आई होप क्लियर है, नहीं है तो हम है फिर डाउट क्लियर करेंगे। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसके बारे में सुनते ही समझ में आता है कि भैया ये तो वॉइड होगा। हम लोग उस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट से डील करेंगे आज, उनके सेक्शंस को याद कर लेंगे और क्या क्या है समझ लेंगे, ताकि कल को कोई केस स्टडी आएगा एग्जाम में, चाहे वो एमसीक्यू हो चाहे वो प्रॉपर क्वेश्चन हो, हम लोग बता सके कि वो किस सेक्शन के तहत वॉइड हो रहा है। ओके, सबसे पहले याद करो सेक्शन 11 क्या था? कंपिटेंसी ऑफ द पार्टीज। 3 बंदे के बारे में अपन बात करते हैं। एक, भैया बच्चा कोई बाल बुतरू से नहीं कर सकते, मेजर होना चाहिए, 18 साल के ऊपर होना चाहिए, और अगर इंडियन मेजोरिटी एक्ट के तहत उसको कोई लीगल गार्जियन अपॉइंट किया है तो 21 साल। दूसरा, भैया साउंड माइंड का होना चाहिए। कौन साउंड माइंड का नहीं होता है? कोई पागल जिसको दिमागी तौर पे कोई बीमारी हो, कोई ड्रंक पर्सन, या फिर किसी भी टाइप का नशे में हो जब वो रैशनल जजमेंट ना कर पाए। ठीक है, ओके। और तीसरा, डिसक्वालिफाइड बाय लॉ ना हो। कौन होता है? जो एनिमी कंट्री हो गया वो, जिसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिए वो, कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी वगैरह, वो सब। इसमें एक ऐसा इंसान है जो एक्सेप्शन है, फॉरेन एम्बेसीज के लोग। फॉरेन एम्बेसी मतलब बाहर के कुछ लोग इंडिया में रहते हैं लेकिन उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट अलाउड है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। तो ये तो अपन पढ़े कि भैया सेक्शन 11 के तहत कंपिटेंसी एक जरूरी ध्यान में रखने वाला पॉइंट है। दूसरा, सेक्शन 20 पिछले क्लास पढ़े, मिस्टेक। मिस्टेक 2 टाइप के होते हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ। ठीक है, निशा ध्यान से सुनना, तुम्हारा अभी रिवीजन हो जाएगा। मिस्टेक ऑफ फैक्ट मतलब हम लोग बात कर रहे हैं और किसी फैक्ट में कोई गलती हो गया, हम तुमको बोले तेल डालो, मेरा गलती है हम तुमको बताई नहीं तेल में पेट्रोल डालना है या डीजल, तुम्हारा गलती है तुम लोग पूछा नहीं तेल में पेट्रोल डालना है या डीजल। मेरा गाड़ी में पेट्रोल डलता था, भाई साहब डीजल डाल दिया, दोनों का गलती। जब दोनों का गलती हो तो कौन सा मिस्टेक? बाईलैटरल मिस्टेक, बाई मतलब दो। ठीक है, और जब किसी एक से गलती हो, मानो हम बोले कि कौन सा तेल डालना है, हम बता दिए कि पेट्रोल डालना है, फिर भी वो डीजल डाला, ये क्या है? यूनिलैटरल मिस्टेक। जब किसी एक से गलती हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, उस गलती का उसको सजा मिलेगा। हम तो बोले थे ना तेल डालने के लिए सही से, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलैटरल मिस्टेक है, तेरा गलती है। 19 क्या है? 19 में बेटा सारा कॉन्सिक्वेंसेज है। ठीक है, जल्दी और मान, क्लास चल रहा है, आओ। हाँ, तो सेक्शन 19 में सारा कॉन्सिक्वेंसेज है कि भैया कोअर्शन होगा तो क्या होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा तो क्या होगा, सेक्शन 19 में बताया है। बेसिकली क्या होता है? वॉइडेबल होता है ना। ओके, सेक्शन 20 के बारे में बात हो रहा था। यूनिलैटरल मतलब एक जन से गलती हुआ है, जब एक जन से गलती हुआ है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, अगला को भुगतान भरना होगा। जब दोनों से गलती हुआ है कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जब दोनों से गलती हो तब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, यानी कि बाईलैटरल मिस्टेक में। तो पहला सीखे भैया, अगर पार्टी इनकम्पिटेंट है तो वॉइड। दूसरा, भैया दोनों पार्टी से गलती हुआ तो वॉइड। तीसरा, द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज अनलॉफुल, सेक्शन 23, इस बारे में अपन बात किए थे पिछले क्लास। अनलॉफुल यानी कि लॉ के नजर में ये गलत है। हम तुम लोग से कॉन्ट्रैक्ट किए कि तुम लोग को हम पढ़ाएंगे लेकिन बदले में तुम लोग को एक मर्डर करना होगा, लॉ क्या इसको मंजूरी देगा? तो जब लॉ मंजूरी देगा ही नहीं, लॉ आशीर्वाद देगा ही नहीं, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं। ओके। चौथा, एग्रीमेंट द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज अनलॉफुल इन पार्ट, इस बारे में भी बात किए थे कि हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, बोले कि 6,000 रुपीज कैश दे देना और जो 6,500 बच रहा है उसके लिए एक बच्चा का किडनैपिंग करवाना है, वो करवा देना। तो लॉ बोला कि नहीं,
ये आप पार्ट में उससे गलती बोल रहे हैं काम करने, चलिए आप 6,000 रुपया ले लीजिए, वो तो हम आपको मांगने दे देंगे, लेकिन जो ये बाकी गलत हिस्सा बोले आप किडनैपिंग वाला, वो नहीं करना है, वो अलाउड नहीं है। ठीक है। 25 इस सेक्शन के बारे में हम लोग आज पहली बार पढ़ रहे हैं। बात हुआ इसके बारे में, एग्रीमेंट मेड विथआउट कंसीडरेशन, नो कंसीडरेशन, यही तो बोलता है कि वॉइड है। इसके एक्सेप्शंस भी अपन पढ़े थे। ठीक है, किसी को याद है सारा एक्सेप्शन? ओके, पॉइंट नंबर 1, प्रॉमिस मेड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, किसी से प्यार मोहब्बत है, ठीक है, मम्मी पापा, हस्बैंड वाइफ, कोई भी रिश्ता जिसमें लव हो, जिसमें नियर रिलेशनशिप हो, ठीक है, वो वैलिड है, उसमें बिना कंसीडरेशन का पापा हमको दिए कुछ तो अलाउड है। दूसरा, वेरी गुड, प्रॉमिस मेड आउट ऑफ पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, पहले मानो कोई बूढ़ी दादी को हम बचाए थे, ठीक है, और उस टाइम उनके पास पैसा नहीं था, वो बाद में पैसा दे रही है, अलाउड है। ठीक है, लेकिन पहला चीज जिसको पैसा मिल रहा है वो काम करना चाहिए, और दूसरा चीज कि पहले तो वॉलंटरी होना चाहिए, अपने मन से कर रहे हैं, और दूसरा जब हम कर रहे हैं तो वो इंसान वहां पे होना चाहिए, ठीक है, विटनेस करने के लिए। ओके, फिर प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट, टाइम बार्ड डेट मतलब उधार कुछ वक्त के लिए था, तो उस वक्त के अंदर भैया को देना जरूरी है, उसमें इंटरेस्ट नहीं है, कोई कंसिडरेशन नहीं है तो चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग में से किसी को घर जाना है, तुम लोग पैसा घर में भूल गए, बोले भैया 50 रुपया दीजिए, कल दे देंगे, टाइम है इसमें, टाइम लगा दिए, अब कल हम 50 रुपया वापस ले रहे हैं, तो क्या उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा मांगे? नहीं मांगे, तो भैया यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, अगर हम आपको 50 नहीं देंगे तब भी चलेगा, अलाउड है। टाइम बार्ड, अगर कोई तुम बोल दिया कि इस टाइम के अंदर तुमको पैसा देंगे और उतना ही देंगे, तो अब बाद में ये बोल के नहीं हट सकते कि भाई कंसिडरेशन कहाँ है, नॉट अलाउड। फिर नो कंसिडरेशन रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन एजेंसी, जब एजेंसी क्रिएट होता है तब कंसिडरेशन का जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? ओके, और वेरी गुड, वेरी गुड, छोटा मोटा और 2-4 चीजें, बेलमेंट वगैरह, ठीक है, हाँ, कंप्लीटेड गिफ्ट्स, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड हर्ष, तुम अच्छा से याद कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ये सेक्शन 25 था, मेड विथआउट कंसिडरेशन, कभी कंसिडरेशन नहीं होगा तो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, सिवाय जो एक्सेप्शन है वो सब। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला जो हम लोग किए थे, ठीक है, याद करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, यहां से अपन को पढ़ना चालू करना, 5 तक पढ़ा हुआ है सब कुछ, 6 से कुछ नया है, सेक्शन 26 देखो, सेक्शन 26 ये ना बड़ा मस्त सेक्शन है। Every agreement in restraint of marriage of any person other than a minor is void. Other than a minor. तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बारे में सब कोई जानता है, अगर कोई बहुत पहले से उसको देखता हुआ आएगा, तो एक ऐसा एपिसोड का टाइम आया था जब टप्पू का शादी करवा रहा था उसका दादा, ठीक है, अभी टप्पू का शादी को रोकने के लिए तारक मेहता कोई चाल चला ताकि उसका शादी रुक जाए। उस टाइम पे अगर वो कोई चाल चला तो क्या वो जेल जाएगा? नहीं जाएगा, क्यों? वो सही कर रहा है, ये गलत चीज है ना माइनर का शादी, तो वो सही कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम मानो कोई और जैसे कि कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल राम एंड सीता का शादी हो रहा है, ठीक है, और एक जो उकड़ू करके औरत थी, क्या नाम था उनका, के नहीं के तो मम्मी थी, मंथरा, मंथरा जो है वो पैसा दी एक सैनिक को कि तुम किसी भी तौर पे ये शादी रुकवा दो। सैनिक भाई साहब पैसा लिया और बोला G2H, गो टू हेल, हम तो शादी नहीं रुकवाएंगे। मंथरा गई कोर्ट, बोली जज साहब हम इसको पैसा दिए लेकिन ये शादी नहीं रुकवाया। जज साहब इसका बात सुनेगा, बोलेगा क्या? सेक्शन 26 के तहत एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, मैरिज को रुकवाने के लिए अगर आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो तो वॉइड एग्रीमेंट है। सेक्शन 26 में बोला है मंथरा देवी जी, तो मंथरा देवी को मिलेगा क्या पैसा वापस? नहीं, गलती है उनका, फंस गई वो, ठीक है, ओके। तनीषा कुछ पूछना था बाबू, तुम हैंड रेस की थी? नहीं सर, वो गलती से हो गया था। कोई बात नहीं, कोई बात।
तो रिस्ट्रेंट मतलब रोकना, ठीक है, रिस्ट्रेंट मतलब रोकना। क्या मैरिज को रोकना सही है? नहीं। अगर कोई मेजर शादी कर रहा है, ठीक है, एग्रीज फॉर गुड कंसिडरेशन नॉट टू मैरी, द प्रॉमिस इज नॉट बाइंडिंग एज द एग्रीमेंट इज वॉइड। अरे एक बहुत फेमस मूवी है, मूवी मेरा भी नहीं देखा हुआ है बट याद आता है, वो डायलॉग सबको ही देखे हैं। एक लड़का अपने ससुर के पास जाता है, टू बी ससुर, ठीक है, बोलता है कि हमको आपकी बेटी से प्यार है। ससुर ऐसे खाली चेक देता है, बोलता है इसमें जितना अमाउंट भर सकता है भर दो, ठीक है। अब उसका मन में आया लालच, वो अमाउंट भर दिया, ठीक है। अब वो बोला लड़की को कि आई वोंट मैरी यू, हमको तुमसे शादी नहीं करना है, ठीक है, मेरा मन नहीं है, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। वो ऐसे भाई साहब बोल दिया। वो गया चेक को इन कैश कराने, चेक हो गया बाउंस। वो आया गुस्सा में ससुर जी पास, नहीं अब तो ससुर जी नहीं है, आया उस आदमी के पास कि भाई तुम बोला मेरी बेटी से शादी मत करो, तुम हमको पैसा दिया और अब तुम्हारा तो चेक बाउंस हो गया, हम तेरे पे करेंगे केस। वो क्या बोलेगा? बोलेगा सेक्शन 26 नहीं पढ़ा तुम? सेक्शन 26 में बोला है कि अगर तुम शादी, किसी भी तरीके से शादी को रोका जा रहा है, पैसा या फिर पैसा का वर्थ कुछ भी देकर, तो वो वॉइड है, तुम जाओ केस करो, कुछ नहीं होगा। तेरे हाथ से लड़की भी गई, तेरे हाथ से पैसा भी गया, तुम क्या बेवकूफ, ठीक है, क्लियर है? तो वो जो मूवी बना था वो बेकार बना था, ऐसा कुछ होता नहीं है। ओके, तो ये सेक्शन 26 है, इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, ठीक है। तो एक बार चलो, पहला सेक्शन 11 इनकम्पीटेंट पार्टीज, दूसरा सेक्शन 20 बाइलैटरल मिस्टेक, तीसरा सेक्शन 23 अनलॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट, चौथा सेक्शन 24 अनलॉफुल इन पार्ट, फिर सेक्शन 25 एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन एंड सेक्शन 26 एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। अब आते हैं सेक्शन 27 पे, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। An agreement by which any person is restrained from carrying a lawful profession, trade or business of any kind is void, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मानो कोई आदमी आया थाना, ठीक है, अभी कॉम्पिटिटर्स है, एडुकेशन इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, कॉम्पिटिटर्स होते हैं। तो अभी जैसे मेरे पास बच्चा बढ़ रहा है, तो एक टीचर आया, थाना गया, बोला कि हम आपको दे रहे हैं पैसा, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी करके उस इंसान को वहां से निकाल देना है। थाना वाला पैसा ले लिया और नहीं निकाला, क्या वो आदमी थाना वाला पे केस कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि भैया आप किसी को कोई काम करने से नहीं रोक सकते हैं। आप चाहे कि हम पैसा देकर किसी को कोई भी काम करने से रोके, अलाउड है क्या? नहीं है। लॉ हम लोग का इस चीज में मदद करता है, लेकिन कुछ जगह पे हम तुमको काम करने से रोक सकते हैं, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन इस चीज के हैं, कुछ है जो स्टैट्यूटरी है, जिसको लॉ में लिख दिया है प्रॉपर एक्ट वगैरह सेक्शन वगैरह के साथ, और कुछ है जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है, जो ना समझ में आता है कि अलाउड होगा, ऐसे अलाउड कर सकते हैं, ठीक है। पहले स्टैट्यूटरी का 3 देखते हैं। सेलर ऑफ गुडविल, अगर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम गोकुल का नाम सब सुना है, हम क्या किए, गोकुल वाला से उसका नाम खरीद लिए कि भाई अब इस नाम पे हम काम करेंगे, तुम नहीं करेगा, ठीक है। हम खरीद लिए, गुडविल खरीदा जाता है, हम लोग पढ़े हुए हैं अकाउंट्स में, गुडविल खरीद सकते हैं। अभी क्या हुआ, वो हमको दे दिया सारा जगह का दुकान और एक नया जगह अपना दुकान खोला, तब हम थाना वालों को बोल सकते कि सर जाइए और वो दुकान खाली करवाइए। क्यों? क्योंकि हम वो अपना गुडविल मेरे को बेचा है। अब भाई साहब अपना ब्रांड मेरे को बेच दिया और फिर काम कर रहा है, ये तो अलाउड नहीं है ना। तुम ही लोग सोचो, आज RSC हम लोग ये नाम किसी और को दे दें और फिर भी इस नाम से काम कंटिन्यू करे, कर सकते हैं? नहीं। तो उस टाइम पे अगर हम लोग को कोई रोक रहा है तो वो तो अलाउड है, रोक सकता है वो, है कि नहीं? देखो, वेयर अ पर्सन सेल्स द गुडविल ऑफ अ बिजनेस, कोई आदमी अपना गुडविल बेच रहा है, एंड एग्रीज टू बायर टू रिफ्रेन फ्रॉम कैरिंग ऑन सिमिलर बिजनेस। देखो बहुत बार क्या होता है ना, गुडविल बेचने के बाद भी आप काम कर सकते हैं। कब तक? मानो हम गोकुल के ओनर हैं, ठीक है, हम किसी और को गोकुल का नाम दे दिए, लेकिन उस टाइम पे हम ये बात कर लिए थे उससे कि भाई तुम भी अपना काम चलाओ, हम भी अपना काम चलाएंगे, ठीक है, तब वो हमको नहीं हटा सकता। लेकिन अगर अग्रीज टू बायर टू रिफ्रेन फ्रॉम कैरिंग ऑन सिमिलर बिजनेस,
हम जब उसको गुडविल बेचे तो हम लोग के बीच में ये बात हुआ कि भाई अब तुम ये नाम से काम मत चलाना, तब हम ये नाम से काम नहीं चला पाएंगे। समझ आ रहा है बात? क्लियर हो रहा है? वो बोल देगा काम कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हम किसी को रोक रहे हैं ट्रेड करने से, प्रोफेशन करने से, सर्विस देने से, गलत है। लेकिन अगर मैं हम लोग के बीच में एक गुडविल बेच दिए उसको अपना, तो फिर अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एग्रीमेंट विथ आउटगोइंग पार्टनर। कोई पार्टनर है, अभी जैसे हम आरएससी में पढ़ा रहे हैं, कल को खुदा ना खास्ता हम आरएससी छोड़ दें, ठीक है, कि मैम हम आपके कंपनी में नहीं पढ़ा सकते। आरएससी इज अ कंपनी, तुम लोग नहीं समझेगा, अरमान समझता है कंपनी का मतलब, है ना। तो आरएससी हम छोड़ दें, तब मेरे साथ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि हम अगर आरएससी छोड़ेंगे तो हम 7 किलोमीटर के रेंज में सिमिलर सब्जेक्ट का ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। अभी मानो हम क्या किए, हम यही 10 कदम जाके पानी टंकी के पास में खोल दिया ट्यूशन, तो क्या मेरा ट्यूशन को रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है, ठीक है। नहीं, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट किए हैं कि हम लॉ, अकाउंट्स, इको, ये 3 सब्जेक्ट नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट होके रखा है इस चीज को लेकर। समझ आ रहा है गेम, है कि नहीं? अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की आउटगोइंग पार्टनर, अगर हम उससे कॉन्ट्रैक्ट करके रखे हैं कि हम यहां से निकलेंगे, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है ना कि इतने किलोमीटर के रेंज में ये काम नहीं करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली सब होता है, कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज स्पेसिफिक, ठीक है, सब स्पेसिफिक होता है उसमें। तो उसमें लिख देता है ये सब्जेक्ट इतने किलोमीटर के रेंज में आप नहीं पढ़ा सकते, बाकी सब्जेक्ट पढ़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगर हम वही सब्जेक्ट उस किलोमीटर के अंदर में पढ़ा रहे हैं, तब हमको रोका जा सकता है, ठीक है। ओके, तीसरा, अच्छा इसको रीड कर लेते हैं। इफ एन आउटगोइंग पार्टनर makes an agreement with the continuing partner that he will not carry on any business similar to that of the trade will be valid if the restriction imposed is reasonable. Similarly, an agreement between continuing partners not to carry on competing business during the continuance of partnership is valid. बात को समझो, इसमें दो बात बोला। बात नंबर 1, ए बी सी 3 जन पार्टनर है। सी बोला आई विल रिटायर, मेरे को अब काम करने का मन नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट जब तीनों पार्टनरशिप किया होगा तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में आया होगा, पार्टनरशिप डीड बनता है। उसमें ये था कि अगर तुम ये काम छोड़े, ये काम मानो था कॉफी बनाने का, तो उसमें था कि अगर तुम ये काम छोड़े तो तुम 10 किलोमीटर के सर्कल में, यहां पे मानो है तो इससे 10 किलोमीटर के सर्कल में कॉफी का काम नहीं चालू कर सकते हो। भाई हम चाय तो बेच सकते हैं ना, कॉफी का काम नहीं कर सकते, चाय का कर सकते, नाश्ता का कर सकते। पॉइंट नंबर 1 ये था। और दूसरा पॉइंट नंबर, यहाँ पे क्या था, सी रिटायर हो गया था, तो वो 10 किलोमीटर तक वो काम नहीं कर सकता है। हम 10 किलोमीटर के बाहर कॉफी का दुकान खोल सकते हैं, बिल्कुल। हम 10 किलोमीटर के अंदर कॉफी के अलावा कोई काम कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन कॉफी का काम नहीं कर सकते। अगर हम कॉफी का काम करेंगे, हमको वो काम करने से रोका जाएगा और उसको वॉइड नहीं माना जाएगा, वो वैलिड चीज है, एकदम सही बात है, गलत नहीं कर रहा है पुलिस हमको रोक कर। पॉइंट नंबर 2, अभी क्या हुआ, ए बी सी 3 बंदा है, तीनों कोई रिटायर नहीं हुआ। सी क्या किया, यहां भी पढ़ा रहा है और चाह रहा है कि हम पानी टंकी के पास में भी एक टीचर है उनके साथ पढ़ाएं, है कि नहीं? क्या वो कर सकते हैं? नहीं। अगर हम लोग के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है कि आप कंपीटिंग टू आर सिमिलर बिजनेस कर रहे हो, तो आपको नहीं अलाउड है। कोई यहाँ पे सीए पढ़ा रहा है फाउंडेशन और चाह रहा है कि हम थोड़ा दूर में और पढ़ा लें, नॉट अलाउड। ये हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होना चाहिए, नहीं लिखा हुआ तो अगला करे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्लियर है? तो ये 2 पॉइंट हम लोग यहाँ से सीखते हैं। कहाँ नया पर्सन तो आगे पढ़ा सकता है, उसमें कोई, ठीक है। हाँ, तो वो तो कंपटीशन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। अभी किसी का भी काम करने को अगर हम रोक रहे हैं, उसको वॉइड माना जाएगा, लेकिन उसका 3 स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन है और 3 जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है। स्टैट्यूटरी मतलब लॉ बोला, उसमें पहला क्या था, सेल ऑफ गुडविल, अगला अपना गुडविल बेच दिया। दूसरा क्या था, पार्टनरशिप वाला हम लोग जो अभी पढ़े, ठीक है, हाँ, एलएलपी। तो इसमें क्लियर वो चीज है, ठीक है। अभी बात करते हैं आगे। तीसरा है सर्विस एग्रीमेंट।
An agreement by which an employee binds himself during the term of his agreement not to compete with his employer is valid and not in restraint of trade. बात को समझो, तुम लोग जब आर्टिकलशिप करोगे तो तुम लोग सीखोगे टैक्स का काम, ठीक है? तुम लोग तो सीख गया ना 3 साल में टैक्स का काम। 3 साल क्या, हम यहाँ पे 1 साल का काम अच्छे से किए हैं, हमको टैक्स का काम आता है। अभी हम क्या बुद्धि लगाएं कि हम काम करते हैं यहाँ पे, छोड़ देते थोड़ा दिन में, और जाकर, मैम तो नहीं ना, देख लेते हैं अगर गलती से भी देख रही होंगी ना, नहीं, अगर जाकर कहीं से क्लाइंट जमा करें और अपना चुपचाप रिटर्न फाइल करें तो वो गलत है। समझ में आ रहा है? एक रिटर्न का एक बार जो फाइल होता है उसका हमको 1500 मिलेगा, ठीक है? हम 10 का करेंगे, हम तुरंत 15,000 कमा लिए। 10 का करने में हमको 2 दिन भी नहीं लगेगा, 15,000 मेरे हाथ में आ गया। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, हम अपने एम्प्लॉयर का जो काम है उसके कंपटीशन में एम्प्लॉय रहते हुए काम नहीं कर सकते। और एक एग्जांपल दे, कंपाउंडर तुम लोग जानते हैं ना क्या होता है? डॉक्टर का कंपाउंडर होता है जिसको सुई वगैरह लगाना, धीरे धीरे कंपाउंडर को सारा नॉलेज हो जाता है, कौन सा बीमारी में क्या दवाई देना है, कैसे क्या करना है। अभी कंपाउंडर सोचा कि हम अपना एगो क्लिनिक खोल लें, नहीं कर सकते। हाँ, अगला डॉक्टर से परमिशन लेके खोल रहा है तो अलाउड है, लेकिन ऐसे वो नहीं कर सकता है। इज इट क्लियर? ठीक है, हाँ, ट्रेड में हर तरह का बिजनेस आ गया, ठीक है। अभी स्टैट्यूटरी का 3 पढ़े, सेल ऑफ गुडविल, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और एलएलपी एक्ट 2008, ये दोनों तुम लोग आगे पढ़ेगा, दोनों तुम लोग का सिलेबस में है। और तीसरा था सर्विस एग्रीमेंट, ठीक है, यहाँ पे ये दोनों एक पार्ट है, और यहाँ पे तीसरा है सर्विस एग्रीमेंट। ओके, ऑनलाइन वाले बच्चे तुम लोग को ये पॉइंट पूरा समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछो, यो कर दो समझ में आया है तो, इंपॉर्टेंट चीज है ये सब। ओके, ठीक है, अब आते हैं आगे। ट्रेड कॉम्बिनेशन, सर्विस एग्रीमेंट, सोल और एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट एंड फ्रेंचाइजी। इस बारे में तुम लोग को समझा देते हैं, कोई ऐसा तोप चीज नहीं है। पहला ट्रेड कॉम्बिनेशन, ठीक है, बहुत बार ट्रेड होता है तो कॉम्बिनेशन का जरूरत होता है। अभी कोई होलसेलर काम कर रहा है, ठीक है, उसको अपना रिटेल का काम खोलना है, लेकिन वो एक लौता बंदा है, तो वो अपना किसी स्टाफ को बोलेगा तुम वहां बैठो, हम रिटेल का दुकान खुलवा दे रहे तुमको, प्रॉफिट हम लोग शेयर करेंगे। तो इस टाइम में उसका दुकान को बंद करवाया जा सकता है? नहीं, बात हुआ है भाई। दूसरा सर्विस एग्रीमेंट, एग्रीमेंट हो चुका है सर्विस का, ठीक है, कि भाई जो हम लोग इसके बारे में बात किए सर्विस एग्रीमेंट, ठीक है। और तीसरा सोल और एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट एंड फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी का मतलब जानता है तुम लोग? जैसे डोमिनोज, डोमिनोज क्या उसका ओनर आके यहाँ पे खोला? नहीं, धनबाद का ही आदमी, या फिर जैसे बिहार में जो डोमिनोज है वहीं का आदमी लोग फोन किया, बोला सर आपका हम यहाँ पे खोलना चाहते हैं फ्रेंचाइजी, कुछ पैसा दिया गया उसको, अब उसका यहाँ पे काम चलता है, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हैं जिनका वीडियो लेक्चर हर जगह चलता है, कैसे चलता है? फ्रेंचाइजी। हम लोग भी फ्रेंचाइजी खरीदे थे, 2 लाख रुपया लगा था, लेकिन कोई काम का नहीं आया, क्योंकि बच्चा लोग वीडियो क्लासेस नहीं करना चाहते जनरली, ठीक है। तो क्या होता है उसमें, एक मोटा अमाउंट दे दो भैया को, और फिर उन लोग टेंशन फ्री, जो डाउट होगा वो अपना देख लेगा टाइम के हिसाब से, ठीक है। ये होता है फ्रेंचाइजी। अभी हम कहीं से पैसा लिए, मानो हम टारगेट का फ्रेंचाइजी लिए थे, टारगेट इज ए सीए इंस्टीट्यूट, कि भैया आपका ट्यूशन हम यहाँ पे चलाएंगे, हम टारगेट का ट्यूशन चला रहे, आया मेरे ऊपर केस कर दिया, वैलिड है क्या? आप ही लोग तो परमिशन दिए सर, कैसे रोक सकते हैं आप हमको? नहीं रोक सकते, है कि नहीं? ओके, लेकिन अगर फ्रेंचाइजी का टर्म एक्सपायर हो गया, हम फिर भी कर रहे हैं, तब वो लोग रोक सकते हैं। इज इट क्लियर ना? आगे बढ़ते हैं। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, इसको करने से पहले के बाद फिर से सेक्शन याद कर लेते हैं। सेक्शन 11 इनकम्पिटेंसी वॉइड, दूसरा सेक्शन 20 बायलैटरल मिस्टेक, तीसरा सेक्शन 23 अनलॉफुल, ऑब्जेक्ट हो या कंसिडरेशन हो, फिर सेक्शन 24 अनलॉफुल इन पार्ट, सेक्शन 25 एग्रीमेंट विथआउट कंसिडरेशन, सेक्शन 26 एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। अब आते हैं, यानी सेक्शन 27 एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। अब आते हैं सेक्शन 28 में, रिस्ट्रेंट मतलब रोकना, ठीक है। सेक्शन 28 एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ
लीगल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं, इन सच एग्रीमेंट अ पार्टी इज restricted absolutely from enforcing his rights or which the abridges the usual period from starting legal proceeding। सिंपल वर्ड में, कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रहा है, मस्त एकदम लीगल प्रोसीडिंग मतलब कोर्ट में कोई केस चल रहा है, ठीक है, हम क्या बोले, हम पैसा दिए, हम बोले कि आ रहा भाई वो विटनेस जब स्कूटर में आ रहा होगा उसको तुम ट्रक से उड़ा देना, ठीक है, हम उसको पैसा दिए, वो ट्रक से नहीं उड़ाया, हम उस पर केस कर पाएंगे? नहीं। ऑनलाइन वाले बच्चे यस या नो? पैसा दिए, हम बोले कि केस चल रहा है, किसी भी तरीके से उस केस को रुकवाना है। वेरी गुड श्रुति, रिंकी, तनीषा, निशा, श्रेया। नहीं भैया, क्यों? क्योंकि कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रहा है तो हम लोग को कोई अधिकार नहीं है उसको रोक या फिर उसमें बाधा क्रिएट करने का। लेकिन पॉइंट नंबर 1, a contract by which the parties agrees that any dispute between them shall be referred to arbitration and that only the amount awarded in such arbitration shall be recoverable in a valid contract। ठीक है, आर्बिट्रेशन क्या होता है पता है? छोटा मोटा कोर्ट। बहुत बार हम लोग को हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये सब जाने की जरूरत नहीं होता है। कोई एक आदमी बैठता है जिसको नॉलेज होता है बहुत ज्यादा और वो बीच में सुलह करवाता है, ठीक है। तो अभी मानो वो बंदा सुलह करवा रहा है, ठीक है, और मेरे को समझ में आ गया कि वो बंदा जो देगा, जो भी जजमेंट देगा वो गलत देगा क्योंकि उसका दोस्त है दूसरा साइड में। तब हम वैसा केस को रुकवा सकते हैं कि तुम रोको ये केस को हम कोर्ट में लेके जाएंगे। समझ आ रहा है? मानो हाई कोर्ट में हमको डाउट है जज के ऊपर कि जज घूस लिया है, तब हम उस केस को वहां पे रुकवा सकते हैं कि सर हमको आप पे भरोसा नहीं है, हमको सुप्रीम कोर्ट जाने दीजिए। है कि नहीं? राइट और रॉन्ग? तो कॉन्ट्रैक्ट बाय विच द पार्टीज एग्रीज, पार्टी में एग्रीमेंट हुआ है कि कोई डिस्प्यूट बिटवीन देम, कोई भी डिस्प्यूट है उसको आर्बिट्रेशन में लेके जाना है, एंड दैट ओनली द अमाउंट अवॉर्डेड इन सच आर्बिट्रेशन शैल बी रिकवरेबल इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसमें जो रिवॉर्ड आएगा वही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन वहां पे भी आप रुकवा सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि वहां पे जो जजमेंट है वो बायस्ड है। बायस मतलब भेदभाव करके आ रहा है, ठीक है। दूसरा, a contract by which the parties agree in writing to refer to arbitration any question between them which has already arisen or which may arise in future is valid। अभी राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि हम लोग के बीच में जो होगा हम लोग आर्बिट्रेशन में लेके जाएंगे, बात हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। और हम क्या बोल रहे, नहीं, मेरे पंचायत जी जो है, पंचायत के सरपंच जी जो हैं वो इसका डिसीजन लेंगे। तब हम उस टाइम पे वैसा लीगल प्रोसीडिंग को रोक सकते। क्यों? अरे हम लोग में बात हुआ था ना कि हम लोग कोर्ट जाएंगे, अब तुम अचानक से पलट रहा है, तुम तो अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है। जब तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है तब हम बीच में आके उस चीज को रोक सकते हैं क्योंकि तुम गलती किया। समझो बात को। गांव देहात गया है कोई आज तक? है ना, गांव अपना सबका गांव होगा। तो गांव में क्या होता है, सरपंच होते हैं, पंचायत के हेड जो सारा डिसीजन लेते हैं, ठीक है। अभी ए और बी दोनों में कोई बात को लेकर भगजा हुआ, जमीन वगैरह को लेकर, ये लोग में एग्रीमेंट हुआ कि ये जमीन का जो भी डिसीजन है ये कोर्ट लेगा। लेकिन ए था ढीठ आदमी, ए गया और सरपंच जी को बोला कि आप लेंगे। सरपंच जी बैठाएं पंचायत, सबको, बड़े बड़े आदमी, पैनल वगैरह बैठा। बी उस टाइम पे ये रोक सकता है होने से। क्यों? भैया लोग के पास रिटर्न में दोनों का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि हम लोग कोर्ट जाएंगे। जब हम लोग के बीच में बात हुआ कि हम लोग कोर्ट जाएंगे तब सरपंच के पास कैसे गए? है ना, क्लियर है? तो ऐसे केस में रोका जा सकता है, ठीक है। सेक्शन 29 यानी कि 29, एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन। ऑब्वियसली एक ऐसा एग्रीमेंट जिसका मतलब अनसर्टेन है तो वो वॉइड होगा। तेल वाला एग्जांपल ले लो, हमको फोन करके बोला भैया तेल भिजवा देना और फोन काट दिया। कौन सा तेल बताया ही नहीं, स्पेसिफिक था क्या? नहीं था, वेग था। वेग मतलब स्पेसिफिक ना होना। तेल भिजवा दो, कौन सा तेल? अभी वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। अभी वो 2 घंटा बाद फोन करता, सर अपने भिजवाएं, आप पे केस कर रहे हैं। करो भाई, सेक्शन 29 के तहत ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि ये अनसर्टेन था। हम वहां पे जाके बोल देंगे। ये सब सेक्शन वहां पे बोलना पड़ता है। जब तुम लोग सीए बनोगे या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट बनोगे, तुम लोग भी जाओगे कोर्ट वगैरह, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट,
और तुम लोग को ये सब सेक्शन कोड करना होगा कि सेक्शन 19 के 21 के तहत वो अनसर्टेन है जो बात बोल रहा है। अरे देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल, हम फोन किए डोमिनोज वाला, भैया मेरे को एक पिज्जा चाहिए और एक कोल्ड ड्रिंक चाहिए, और फोन काट दिया। भगवान तो नहीं है वो कि उसको समझ में आए कौन सा पिज्जा कौन सा कोल्ड ड्रिंक मंगवा रहा है। चलो कोल्ड ड्रिंक बोलो कोका कोला देता, पिज्जा तो 1000 टाइप का आता है ना उन लोग के पास। ठीक, अभी क्या रूल है, डोमिनोज का आधा घंटा में आया तो ठीक, नहीं तो पैसा नहीं लगेगा, फ्री डिलीवरी। ठीक है, तो वो वेट कर रहा है, देखा 1 घंटा पार हो गया, वो फोन किया, बोला भैया आपको फ्री में पिज्जा देना होगा। वो क्या बोलेगा, सेक्शन 29 के तहत आप जो कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ किए थे वो अनसर्टेन था, स्पेसिफिक नहीं था, सर्टेन ही नहीं था वो, तो इस केस में ये इनवैलिड है, वॉइड है। ठीक है, अच्छा अनसर्टेन और कैसे हो सकता है, देखो कुछ ऐसा, जैसे इन एग्रीमेंट दे दो, इसमें ए एग्रीज टू सेल बी 100 टन ऑफ ऑयल, ठीक है, इज वॉइड एग्रीमेंट फॉर अनसर्टेनिटी, पता नहीं है, बट द एग्रीमेंट वुड बी वैलिड इफ ए वाज डीलर ओनली इन कोकोनट ऑयल। अगला भाई कोकोनट ऑयल का काम करता है, ठीक है, हम उसको फोन करें, हम उसको बोले कि भाई तेल भेज, भाई हम कोकोनट ऑयल वाला को बोलेंगे सरसों का तेल भेजने? नहीं। तुम ही लोग अभी एक मानो कोई रेस्टोरेंट में फोन किया जो सिर्फ गुलाब जामुन बेचता है, ठीक है, मीठा में, और कुछ नहीं बेचता, बाकी सब तीखा सामान बेचता है, हम उसको फोन करके बोले कि मीठा भेजो, तो ऑब्वियसली हम गुलाब जामुन मांगे और कुछ नहीं मांगे, राइट? तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। ठीक है, तो एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, मीनिंग सर्टेन नहीं है तो वो वॉइड है। सेक्शन 29 मेरा फेवरेट सेक्शन, सेक्शन 30। तुम लोग में से इमरान हाशमी का जन्नत कौन कौन देखा है? अरमान देखा है, और कोई? अरे गजब गजब डायलॉग है उसमें, तुमने नहीं देखा है? ऑनलाइन में देखे? तनीषा नहीं देखी, कोई नहीं देखा, ठीक है कोई बात नहीं, जन्नत नहीं देखा होगा। आईपीएल तो देखता है ना, आईपीएल के बारे में सुना तो है ना, जो पै 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 करके बजता है जो, तो उसमें सट्टा लगाया जाता है, पता होगा। स्कूल में देखती होगी लड़की लोग, लड़का लोग को मारपीट कर रहा है, तुम 20 रुपया दिया नहीं मेरे को, कल हम जीते हैं, है ना? तो ये होता है सट्टाबाजी, लड़की लोग भी लगाती है, ऐसा बात नहीं है, खुद को अच्छा मत समझो। मेरी एक फ्रेंड है, सट्टा में खूब पैसा हार गई थी वो, तो लड़की लोग भी लगाती है, ऐसा बात नहीं है। बात ये उठता है, क्या सट्टा लगाना वैलिड है? क्या लगता है तुम लोग को, कैसे इलीगल होता है? ताश, ताश क्या है, जुआ? मतलब क्या हो रहा है, बेसिकली क्या हो रहा है कि चलो आओ हम लोग दाव लगाते, कोई जीता कोई हारा, जो जीतेगा भाई साहब को पैसा मिलेगा। तो ये जो पॉइंट है कि जो जीतेगा उसको पैसा मिलेगा, ये किसी अनसर्टेन बात के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये वॉइड है, ये अलाउ नहीं करता है कोर्ट करना, ये इंडिया में वॉइड है। एकदम सिंपल से सिंपल बात तो करते हैं हम, आज चलो बाजी लगाते हैं कि बारिश होगा, तुम लोग बोला भैया नहीं होगा, हम बोले होगा तो 20 रुपए, नहीं होगा तो तुम देगा। अभी क्या हुआ, बारिश हुआ, हम तुमसे 20 रुपया मांगा, तुम बोला देंगे नहीं, तुमको हम कोर्ट ले जाएंगे, बोलेंगे हमको 20 रुपया नहीं दिया, कोर्ट जज क्या बोलेगा, बोलेगा भाई निकल, सेक्शन 30 पढ़ के आ, वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड होता है। अभी इसके डेफिनेशन को ध्यान से देखो। धनबाद इंडिया में कहाँ है कसिनो? इंडिया में एक जगह है, गोवा में, गोवा में कसिनोस चलता है, लेकिन वो भी रेड पड़ते रहता है वहां पे, ठीक है। बाहर में अलाउड है कसिनो में, बाहर में वहां पर, अरे हर जगह का लॉ अलग है ना, इंडिया में अलाउ नहीं करता है। देखो जैसे तुम लोग देखा होगा ड्रीम 11, ड्रीम 11 में सट्टाबाजी नहीं होता है। ड्रीम 11 क्या है, उसमें आपको एक टीम प्रिपेयर करके देना होगा, टीम के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको बोनस पॉइंट्स मिलेगा, ठीक है। बट एमपीएल वो क्लियर सट्टाबाजी है, किसी चीज के हार या जीत पे आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है। बट उसको क्यों लॉ अलाउ किया, हम लोग पढ़ेंगे पूरा और हम देखते हैं उसका जवाब कौन देता है, ठीक है। वेजरिंग एग्रीमेंट, इन सिंपल टर्म, वेजरिंग मतलब गैम्बलिंग, जुआ खेलना, बेट लगाना, बाजी लगाना,
एकदम मोटा भाषा में। वेजरिंग इज अ प्रॉमिस, वादा है, टू पे मनी और मनी इज वर्थ ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। इसको जितना स्टार हम दे दे उतना कम। ठीक है, बहुत बार ये सवाल आ चुका है। वेजरिंग एक वादा होता है कि हम तुमको पैसा देंगे, पॉइंट नंबर 1, या फिर पैसा के मुकाबले कुछ और देंगे। पैसा नहीं देंगे, तुमको अपना फोन दे देंगे। ठीक है, महाभारत में तो पत्नी दे दिया है कि नहीं? तो वो सब क्या है? सब जुआ है। हाँ, रियल लाइफ में भी आया था। तो ऐसा होता है कि ये सब चीज किया जाता है, बेट लगाया जाता है। तो मनी हो या फिर कोई सामान हो, अगर आप आगे वाले को दे रहे हो तो वो जुआ कहलाता है। देखो यहाँ पे पॉइंट नहीं है कि आगे वाला हार रहा है या जीत रहा है, पॉइंट है कि हार या जीत पे पैसा लग रहा है। ये गलत बात है। ठीक है, ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। हैपनिंग और नॉन हैपनिंग कैसे समझाएं? मानो आज बारिश होगा, ये हैपनिंग है। तुम बोल रहे हो आज बारिश नहीं होगा, ये नॉन हैपनिंग है। दोनों इवेंट अनसर्टेन है। मेरे को भगवान बोले हैं क्या फोन करके कि आज बारिश करेंगे बेटा, जाओ पैसा लगाओ? नहीं बोले, हमको नहीं पता। मेरे को पता था क्या आरसीबी हारेगा? पता था। ठीक है, वो नहीं जीत सकता। ठीक है, फिर भी हैपनिंग या फिर नॉन हैपनिंग इवेंट हो कोई भी जो कि अनसर्टेन है और हम लोग उस पर पैसा लगा रहे हैं या फिर पैसा का वर्थ लगा रहे हैं, तो ये वेजरिंग एग्रीमेंट कहलाता है, जो कि वॉइड है सेक्शन 30 के तहत। द एसेंस ऑफ वेजर, देखो वेजरिंग का एसेंस यानी कि एसेंशियलिटी क्या है? ईच साइड स्टैंड टू विन और लूज, दोनों का सेम चांस है जीतने या हारने का, डिपेंडिंग ऑन द वे एन अनसर्टेन इवेंट टेक्स प्लेस, in reference to which the chance is taken and in the occurrence of which neither of the party has legitimate interest। उसके होने या होने से मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, उसके होने या ना होने पे पैसा मिलेगा, इससे फर्क पड़ता है। बात को समझो। बारिश होगा, क्या करेंगे? हम मोर हैं कि बारिश होगा तो नाचेंगे? बारिश होने से मेरा कोई फायदा है? नहीं। बारिश होने पे हमको पैसा मिलेगा, उससे हमको फायदा है। मेरे को इवेंट से मतलब ही नहीं है, मेरे को बस जीतने या हारने से मतलब है। जब ये बुद्धि आता है ना, तब वो गैम्बलिंग होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कहाँ कहाँ पे अलाउड है, कुछ कुछ पॉइंट पे अलाउड है। गैम्बलिंग करोगे, अगर नहीं पैसा दोगे तो तुमको पैसा, कोर्ट बोलेगा कि पैसा दो, कहाँ पे उसका क्या रीजन है वो पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, पैसा या फिर कुछ भी जो पैसा के वर्थ का हो, कंप्यूटर, लैपटॉप, कुछ भी। दो अ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, ट्रांजैक्शन इंसिडेंटल टू वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट वॉइड। ये बात को समझने के लिए आगे बढ़ना होगा। निशा, कोई डाउट है बाबू? जी सर। पूछो पूछो। सर जैसे आईपीएल वगैरह होता है तो इसमें ऐसा लगता है कि ये भी इलीगल होगा, तब आईपीएल में जो सट्टा लगता है वो बिल्कुल इलीगल है। तो फिर अलाउ कैसे करता है सर ये कहाँ अलाउ आईपीएल? करता है? देखना तुम कभी आईपीएल में कहीं अगर सट्टा, जैसे क्या होता है तुमको हम सीन समझा रहे हैं। जितने बड़े बड़े जुआड़ी लोग होते हैं, ठीक है, वो लोग चाहते हैं कलकत्ता। वो लोग कलकत्ता में अलग अलग जगह पे होटल्स लेते हैं जिसमें टीवी होता है, और जितना देर मैच चलता है हर बॉल पे सट्टा लगता है। ठीक है, हमको पता है क्योंकि हम एक अंकल को जानते हैं जो जाते हैं, और उनका मतलब साल का टर्नओवर हम लोग सबके फैमिली के टर्नओवर को मिलाएंगे उससे भी ज्यादा है। तो वो हमको समझाएं कि इस तरीके से वो लोग करते हैं, और इसमें भी अलग अलग चीज है, काफी कॉन्सेप्चुअल चीज है, नहीं समझ आता है। हाँ एकदम, सट्टा लगाना इज कंप्लीटली इलीगल। ठीक है, ड्रीम 11 लीगल है, क्यों आगे समझ में आएगा, लेकिन सट्टा लगाना इलीगल होता है। अरे भाई, वो छक्का मारा, उसमें हम मेरा कोई योगदान है? हम उसको कुछ सिरप पिला के आए जो छक्का मार रहा है, मेरा कुछ नहीं है, तो उसके छक्का मारने से हमको पैसा मिल रहा है, ये तो गलत है। ये तो एकदम किस्मत का खेल है, ये अलाउड नहीं है। सट्टा लगाना इज इलीगल। तुम लोग कभी देखना कहीं सट्टाबाजी अगर होता है ना आईपीएल में, वहां रेड पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल पिछले साल कतरास में रेड पड़ा था, बहुत हैवी रेड पड़ा था। ठीक है, अच्छे खासे मतलब करोड़ में रुपया मिल गया था जो स्कैम आया था बाहर। तो कंप्लीटली इलीगल होता है, और कोई भी पुलिस को पता चलेगा कि यहाँ सट्टाबाजी हो रहा है, वहां जाकर रेड मार सकता है। ठीक है, वो भी इलीगल है। हाँ, तो इलीगल है। देखो इलीगल नहीं है, वॉइड है।
अगला हम बोले कि वो काला घोड़ा जीतेगा, काला घोड़ा जीता, हमको पैसा नहीं दिया, तो हम कोर्ट नहीं जा सकते। बहुत सारा ऐसा ऐप है, बहुत सारा ऐसा वेबसाइट है जहां पे ऑनलाइन सट्टा लगता है, प्रॉपर सट्टा। तो जब तक वो ऐप का मन है, वो सट्टा लगाने दे रहा है, जिस दिन मन करेगा वो ऐप सारा पैसा खा के बैठ जाएगा, ऐप सारा पैसा खाएगा और बंद कर देगा। क्या हम लोग केस कर पाएंगे उसके ऊपर? नहीं कर पाएंगे। समझ आ रहा है? हॉर्स राइडिंग को लेकर आगे एक बात करेंगे हम, लेकिन उससे पहले 6 चीज जो एक वेजरिंग एग्रीमेंट में होगा, अगर ये 6 में से कुछ मिसिंग है तो वो वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है। पहला, प्रॉमिस टू पे मनी और मनी इज वर्थ, सबसे इंपॉर्टेंट, कि भैया इसमें पैसा या फिर पैसा के मोल का कुछ देने लेने का बात हो रहा है, ठीक है। दूसरा, कंडीशन है कि कुछ हो या फिर ना हो तब दिया जाएगा। जैसे सीएसके वर्सेस मुंबई इंडियंस, पिछले साल का फाइनल्स, हम एकदम मैच देखना पसंद नहीं करते हैं, बट ये दोनों टीम मेरे को पसंद है क्योंकि इनके प्लेयर्स काफी टाइट है। चेन्नई बिकॉज धोनी है अभी, हाँ तो वो तो जीतेगा ही ना, अंबानी है तो। अब अंबानी प्लेयर नहीं खरीदता, अंबानी अंपायर खरीदता है सीधे, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, तुम लोगों को समझा रहे हैं, जब चेन्नई और मुंबई का मैच हो रहा था, तुम लोग कभी देखना, तुम लोग जब आईपीएल देखोगे ना, तो ऐसा लगेगा कि क्या देख रहे हैं। जो इंसान पैसा लगा के बैठा हुआ है उसको देखना, अगर वो बगल में बैठा है तो उसका दिल ना मुंह में आ जाएगा, दिखेगा, तुम आकर के देखेगा तो इस लेवल पे वो लोग का दिल बाउंस करता है, हर बॉल पे वो लोग का पैसा लगता है। इतना अनसर्टेन गेम होता है, तो इतना अनसर्टेन वो होता नहीं, उसको किया जाता है, ठीक है। ये एकदम कॉन्सेप्चुअल बात है कि आईपीएल में पूरा सेटिंग होता है और सब कोई ये बात को जानता है, लेकिन इसके ऊपर पूरा एक इंडस्ट्री बेस्ड है, पूरा इंडस्ट्री बेस्ड है। आईपीएल में मुंबई इंडियंस जीता, इस अंबानी को क्या फायदा होगा? अंबानी भाई साहब भी सट्टा लगा रहे हैं, अंबानी भी सट्टा लगा रहे हैं, इसीलिए ना वो इतना खर्चा कर रहा है। कोई बिना मतलब का दे देगा 10 करोड़ 20 करोड़ पर प्लेयर को? नहीं, सब में फायदा है, इसीलिए दिया जाता है, ठीक है। तो इवेंट हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, अभी सीएसके जीतेगा तो पैसा मिलेगा, हारेगा तो नहीं मिलेगा, आपको देना पड़ेगा। ये क्या है? पैसा, पॉइंट नंबर 1 क्लियर। दूसरा, जीत या हार, पॉइंट नंबर 2 क्लियर। पॉइंट नंबर 3, देयर मस्ट बी अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट। कौन जीतेगा सर्टेन है क्या? नहीं, बिल्कुल सर्टेन नहीं, ठीक है। बोथ द पार्टीज मस्ट स्टैंड टू विन और लूज, दोनों का इक्वल चांस है जीतने हारने का। फिर देयर मस्ट बी अ कॉमन इंटेंशन टू बेट एट द टाइम ऑफ मेकिंग सच एग्रीमेंट, दोनों का इरादा बेटिंग का ही था, ठीक है। दोनों का इरादा क्या चीज का था? बेट करने का, बाजी लगाने का। लास्ट में, पार्टी शुड हैव नो इंटरेस्ट इन द इवेंट एक्सेप्ट फॉर स्टेक, अगला को इवेंट में और कोई इंटरेस्ट नहीं होगा सिवाय जो पैसा मिल रहा है फिर जो सामान मिल रहा है उसके। इसका मतलब हम बताए थे कोहली वाले को, कोहली को हम सिर्फ पिलाए हैं क्या? कोहली अगर जीतेगा तो मेरा नाम लेगा कि टीवी में? नहीं, हमको पैसा मिलेगा, बस यही इंटरेस्ट है मेरा। अगर हम बैठ के मैच देख रहे, फॉर एग्जांपल एमएस धोनी का जो मूवी था उसमें कैसे बैठ के देख रहा था उसका पापा, उसका टीचर, उन लोग को बदले में क्या मिल रहा था? प्राउड फीलिंग। तो वो सट्टा नहीं है, ठीक है। अभी मानो वो लोग जीत जाता, धोनी हार जाता, कुछ भी हो जाता, तो वो सट्टा नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं लगा हुआ, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, वो लोग का इंटरेस्ट है, वो लोग का मन से एक फीलिंग है उनके जीत या हार पे। क्लियर है? गोवा में जो कसिनो चला, रेड मराता है वहां पे। देखो, तुमको समझाते हैं अभी एक सीन हम। तुम लोगों को पता है झारखंड में अभी तंबाकू बंद है, खैनी, गुटखा, सिगरेट सब बंद है। तुमको चाहिए, उतरो, मिल जाएगा। जब इलीगल है तो बंद क्यों नहीं कर देता? क्योंकि भैया हफ्ता आता है पुलिस को, पुलिस स्टेशन में। दुनिया लॉ के हिसाब से नहीं ना चल रहा है, दुनिया पैसा के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। दारू खराब, लेकिन इलीगल नहीं है ना। इलीगल क्या है? माइनर को देना। किसी 18 के नीचे को अगर आप शराब दे रहे हो तो वहां पे गड़बड़ है, वहां पे आपको जेल हो सकता है। लेकिन धनबाद में तुम चल जाओ एलएसडी, देखना सब छोटा छोटा निब्बा निब्बी लोग बैठ के पिएगा, ठीक है। तो अगर कभी वहां पुलिस आया ना तो रेड मारेगा और पैसा लेके चल जाएगा घर। कितना ऐसा ऐसा इलीगल चीज है जो हम लोग सोच भी नहीं सकते, जो पुलिस के अंडर में होता है, उन लोग के नजर के सामने, तो वो लोग करने दे रहा है। ये गलत है कंप्लीटली, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कभी कोशिश करना कुछ गलत है पुलिस को समझाने का, वो समझाएगा ही नहीं ना, वो तुम्हारे ऊपर 4 धारा लगा देगा, तुमको अंदर कर देगा। इसीलिए इलीगल चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो गोवा में कसिनो बोलो, कहीं भी कुछ भी बोलो,
पैसा देकर चलता है। मालूम है इंडिया का सबसे करप्ट जगह कौन सा? नहीं, कोलकाता। कोलकाता में हर चीज पैसा से होता है। तुम ट्रिपली बैठ के जाओ और तुम हर चौक पे 100 रुपया का नोट दो, तुम पूरा कलकत्ता आराम से घूम सकता है, ट्रिपली बिना हेलमेट का। वहां पे इस लेवल का होता है क्या बोलते हैं, करप्शन। अभी जो ये सीन हुआ कि ममता बनर्जी को हटाया जाएगा, तो कोलकाता का आदमी लोग क्यों विरोध कर रहा है इस बात को? क्योंकि जिस लेवल पे करप्शन चल रहा है, मेरे एक फैमिली के मेंबर है जो कुछ नहीं थे, जो असल में कोलकाता में थे, बट इतने गरीब थे वो लोग कि हम लोग के घर में रहते थे, और आज के टाइम पे वो 750 करोड़ के मालिक है। ठीक है, वो इवेंट मैनेजर है, मतलब कि जैसे केकेआर का जो भी टीम वगैरह आता है वो कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, मतलब गौतम गंभीर उनके घर में आके रहता है। 750 करोड़ का मालिक बहुत बड़ा बात है। अगर अब ममता बनर्जी हटेगी तो 7.5 रुपया का मालिक नहीं रहेगा वो, तो वो लोग रिवोल्ट करेगा ना। ये करप्शन बेस्ड चीज है, गलत है लेकिन हो रहा है, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, अभी कुछ ट्रांजैक्शंस है जिसको सुन के लगता है कि ये वेजर है कि नहीं है, और वो वेजर है, वो वॉइड है। लॉटरी का नाम सुना है तुम लोग? तुम लोग देखना कभी, जैसे कोलकाता कौन कौन गया है, मेट्रो स्टेशन दमदम के आसपास कहीं भी देखना, वहां पे जब निकलेगा ना तो टिकट टंगा हुआ है। जो चीज इलीगल है वो मेट्रो के पास में टंगा हुआ है, जस्ट इमेजिन, है ना। लेकिन लॉटरी इलीगल वॉइड है। देखो, अ लॉटरी इज अ वेजर एंड हेंस वॉइड। तुम अगर लॉटरी में पैसा जीता और तुमको नहीं मिला पैसा, तुम अगर जाके केस करेगा, कोर्ट उसको आशीर्वाद नहीं देगा, क्योंकि वहां पे क्लियर, तुम लॉटरी जीत रहे हो, उसमें तुम्हारा क्या क्या मतलब योगदान है? कुछ नहीं, किस्मत भरोसे, है कि नहीं। हाँ, बाकी कंट्री में वैलिड है, इंडिया देखो इंडिया में नहीं वैलिड है, इसका अपना कुछ रीजन है। और सबसे बड़ा रीजन क्या है ना, कि इंडिया जो है वो आलसी कंट्री है। अभी जब इसको वैलिड करना होगा ना, तो उसके लिए नया लॉ बनाना होगा, जिसमें बहुत माथापच्ची है, इसीलिए इंडिया वैलिड नहीं करता। अगर ये वैलिड होगा तो कितने जन अमीर हो जाएंगे किस्मत भरोसे। हाँ, टैक्स तो नाम का लेता है, चल कुछ और ही रहा है। देखो, गेम ऑफ चांस है लॉटरी, स्किल का नहीं है, नॉलेज का नहीं है। जब गेम स्किल, देखो केबीसी, उसमें भी तो भाई हम किसी या जीत या हार पे पैसा मिल रहा है, लेकिन केबीसी तो वैलिड है। क्यों? आपके नॉलेज और स्किल के बेसिस पे। एमपीएल वैलिड है क्योंकि जो गेम खेल रहे हैं उसमें आपका स्किल दिख रहा है, इसीलिए एमपीएल को वैलिड माना गया। एमपीएल वैलिड है। एमपीएल में तुम अगर पैसा हारा, मतलब पैसा जीता और तुमको नहीं दिया ना वो कंपनी, तो तुम बोल सकता है। एमपीएल में तुम गेम खेल रहा है और गेम तुम्हारे स्किल के ऊपर है। पबजी में तुम पैसा लगा रहा है और वो पैसा तुम्हारे स्किल के ऊपर हो रहा है, लेकिन इस चीज का तुमको लाइसेंस लेना होगा। ऐसा नहीं कि हम कोई भी गेम निकाल दे उसका बिना लाइसेंस के खेलते रहे। अरे भाई, विराट कोहली को मैच जीतने पे पैसा मिलता है, ठीक है, तो क्या वो उसको नहीं माना जाएगा वैलिड? माना जाएगा। विराट कोहली मैच जीता, उसको पैसा नहीं मिला, तो विराट कोहली केस कर सकता है बीसीसीआई के ऊपर, क्योंकि वो अपने स्किल के बेसिस पे जीत रहा है ना। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? इवन इफ द लॉटरी इज सैंक्शनड बाय द गवर्नमेंट, इट इज अ वेजरिंग ट्रांजैक्शन। भैया, गवर्नमेंट भी लॉटरी खेलता है, मोदी जी भी खेलते हैं, सब गवर्नमेंट भी सैंक्शन करता है काफी सारे लॉटरीज को, लॉटरी हाउसेस को, लेकिन एट द सेम टाइम वो वॉइड है। मतलब ये नहीं है कि तुमको पैसा नहीं मिलेगा, इन केस तुमको नहीं मिला तो तुम उस पर केस नहीं कर सकता। मतलब समझो तुम, अभी एक लॉटरी हाउस है जो काफी पुराना है, जिसका काफी इज्जत है, वो तो भाई साहब आराम से चालू कर सकता है, क्योंकि उसका इज्जत है, गुडविल है, पिछले 100 साल से वो लॉटरी कंपनी चल रहा है। लेकिन कोई नया लॉटरी कंपनी आया, तुमसे पैसा लिया और भाग गया, तुम उससे रिकवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम लॉटरी के बेसिस पे किए थे। अगेन, हेरा फेरी के अनुराधा, 25 दिन में पैसा डबल। कैसे डबल? आपका स्किल लग रहा है उसमें? नहीं, हम लोग ऐसे ही किस्मत पे डबल कर रहे हैं, नॉट अलाउड। ठीक है, the only effect of such sanction is that the person responsible for running the lottery will not be punished under IPC, इंडियन पीनल कोड के तहत उसको सजा नहीं मिलेगा। ठीक है, लॉटरीज आर इलीगल and even collateral transaction to it are treated to be illegality, section 294A of IPC। लॉटरी इलीगल है, ठीक है, और कोई भी ट्रांजैक्शन जो लॉटरी के आसपास भी है ना, उसको भी इलीगल बोलेंगे। बेसिकली लॉटरी
का डेफिनेशन क्या है ना कि कुछ लोग से पैसा लो, एक वो चिट सिस्टम टाइप से निकालो, जो जीता वो सिकंदर, सारा पैसा उसका, बीच में हम थोड़ा कमीशन रखेंगे, जो लॉटरी कंपनी है। तो इस टाइप का कोई भी सामान हो उसको इलीगल और वॉइड माना जाएगा। क्लियर है? आते हैं पॉइंट नंबर 2, क्रॉसवर्ड पजल एंड कंपटीशन। देखो ये काफी इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। क्रॉसवर्ड पजल in which price depends upon the correspondence of the competitor solution with a previously prepared solution kept with the editor of a newspaper is a lottery and hence void। समझो इस बात को, पहले रीड करो तो इस पूरा लाइन को, सबको रीड करो। नहीं कर पाते। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल देते जो मेरे साथ हुआ है। मेरे एक जान पहचान के इंसान थे, वो हिंदुस्तान अखबार से एक स्कूटी जीते थे, और जब वो स्कूटी वाला मतलब लेने गए तो बोला कि स्कूटी जो 60,000 का है इसमें 35,000 हम लोग पे करेंगे, बाकी आपको पे करना होगा। वो केस नहीं कर पाए। कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये वॉइड है। अगेन ये इलीगल नहीं है, ये वॉइड है। समझ आया? हम लोग एक गेम खेलते हैं हाउसी, क्या तो उसको ऐसे कुछ बोलते हैं ना, है ना, हाउसी करके एक गेम है, नहीं खेला है तुम लोग? वो भी लॉटरी टाइप का होता है। एक नंबर होता है जो निकालते हैं, फिर सारा नंबर कट होते रहता है, जिसका सारा नंबर कट हो जाता है उसको पैसा मिलता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हाउसी। तो ये भी वॉइड है। ओके, अभी मेरे बात को ध्यान से सुनो। यहाँ क्या बोल रहा है? क्रॉसवर्ड पजल क्या है? न्यूज़पेपर में तुम लोग देखता होगा, एक बॉक्स है, उसमें ऐसे मैथ्स का बना दिया, चेक 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 चेक, ठीक है। एक वर्ड लिख दिया आर, एक क्वेश्चन दे दिया जिसका बहुत जवाब हो सकता है, लेकिन जो जवाब इसके एडिटर के पास है उससे मैच करना चाहिए तो आपको प्राइस मिलेगा। ये वॉइड है। आई एम रिपीटिंग अगेन, क्रॉसवर्ड पजल जिसमें एक टॉपिक दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और तुमको बताना है, जैसे पॉइंट नंबर 1 यहाँ रहेगा, पॉइंट नंबर 1 ये कुछ लिख दिया कि an animal which can be a pet and is a rodent। rodent मतलब चूहा, रैबिट, गिनी पिग, ये लोग छोटा छोटा। तो ये पेट भी हो सकता है और ये रोडेंट भी है। अब आर फॉर रैट भी है, आर फॉर रैबिट भी है, गिनी पिग भी हो गया, ये सब है, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे रैट। अभी उसके पास जो जवाब है उसमें लिखा हुआ है रैट, तो हम जीत जाएंगे। ये सिस्टम जीत जाएंगे, पैसा दे देगा, अगर नहीं दे रहा तो हम कोर्ट नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि इसमें आपका कोई स्किल नहीं है, उसके पास जो पहले से प्रिपेयर्ड है उससे वो मैच करके आपको दे रहा है। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। हाउएवर क्रॉसवर्ड पजल, पिक्चर कंपटीशन, एथलेटिक कंपटीशन, जहां पे स्किल और इंटेलिजेंस के बेसिस पे हो, वो वैलिड है। जैसे यहाँ पे मानो ये पहले से प्रिपेयर्ड आंसर के ऊपर नहीं था, आपके स्किल के ऊपर एकदम टफ क्रॉसवर्ड पजल था, एडिटर के पास पहले से कोई पेपर नहीं था जिससे वो चेक करके आपको प्राइज दे, वो वैलिड है, वहां पे आप मांग सकते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल बताएं, सुडोको खेला है तुम लोग कभी? सुडोको हम लोग के स्किल के ऊपर होता है, ऐसा थोड़ी उसके पास पहले से कोई जवाब है जिसके ऊपर आ जाता है, वो स्किल के ऊपर है। तो अगर हम कहीं सुडोको पेपर में खेले और वो हमको पैसा नहीं दिया, तब हम वैलिड मांग सकते हैं पैसा, क्योंकि वहां पे स्किल और नॉलेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? अगर पहले से एडिटर के पास कोई पेपर है और वो पेपर देखेगा, तुम्हारा आंसर देखेगा, सब टिक किया और पैसा देने का बात आया, ये लॉटरी वाला सिस्टम है। लेकिन उसके पास कोई पेपर नहीं है, ये यहाँ पे तुम्हारा स्किल नॉलेज काम आ रहा है, तब तुम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, उससे पैसा रिकवर कर सकता है कोर्ट ले जाके। अकॉर्डिंग टू द प्राइस कॉम्पिटिशन एक्ट 1955, इसके ऊपर भी एक्ट बना हुआ है, प्राइस कॉम्पिटिशन इन गेम्स ऑफ स्किल आर नॉट वेजर अगर डज नॉट एक्सीड 1000। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राइस कंपटीशन
इन गेम्स ऑफ स्किल, इन गेम्स ऑफ स्किल जहां पे आपके स्किल का प्रदर्शन हो, अगर वहां पे 1000 रुपए तक का आपको प्राइस मिल रहा है तो उसको वेजर नहीं बोलेंगे, 1000 रुपए तक का लिमिट लगा दिया है। स्पोर्ट्स डे सबके स्कूल में होता है, आप अगर जीतते हैं तो आपको प्राइज मिलता है, कभी वो प्राइस 1000 रुपए के ऊपर का नहीं रखेगा, क्योंकि 1000 रुपए के ऊपर रखेगा तो वो अकॉर्डिंग टू प्राइस कंपटीशन एक्ट वेजरिंग कहलाने लगेगा। ठीक है, क्लियर है? तुम लोगों को क्या लगता है मिल्खा सिंह जो ओलंपिक्स जीतता है उसको कितना ही पैसा मिला होगा? ओलंपिक्स बोल रहे हो, हाँ, जो मैचेस जीतता है वो दौड़ने का, हाँ, कुछ पैसा वैसा खास नहीं मिलता है। वो लोग कहाँ से कमाता है फिर? वो लोग को गवर्नमेंट प्राइज देता है, सरकार प्राइज देता है, वो लोग को एडवर्टीजमेंट एजेंसीज पैसा देकर ऐड करवाती है, वहां से वो लोग कमाता है। ठीक है, ओके। ऑनलाइन वाले बच्चे यहां तक कोई डाउट? डाउट नहीं है तो यो कर दो। तनीषा को डाउट है क्या? नहीं, तनीषा को डाउट नहीं है, पहले कहाँ है? ओके, तो यहां तक क्रॉसवर्ड पजल तक भैया क्लियर हो गया। स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन, शेयर मार्केट, अग्रीमेंट वगैरह, ये सब भैया शेयर मार्केट के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड है। शेयर मार्केट में अगर हम पैसा हार गए तो हम, मतलब पैसा जीते तो हमको वो नहीं देगा, ऐसा नहीं है। हाँ, शेयर मार्केट में, अगर शेयर मार्केट हम तुम लोग को ज्यादा डीप में नहीं समझा सकते क्योंकि वो बहुत भयानक चीज है, मतलब टाइम लग जाएगा, लेकिन इतना समझो, कोई चीज जो तुम 10 रुपए में खरीदा उसका मार्केट रेट है 15 रुपए, तुम उसको बेच रहा है तो ये 5 रुपए तो तुमको मिलेगा, ये वैलिड है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम तुक्का लगा रहा है और तुक्का लगाने के बेसिस पे तुम कुछ कर रहा है तो वो वॉइड हो जाता है। लगेगा, कैसे नहीं लगेगा? मानो हम क्या कर रहे हैं, कैसे समझाए तुमको, मानो कोई कंपनी का शेयर है, ठीक है, हम उसका शेयर का प्राइस को हाई करवा देते हैं। जैसे राकेश झुंझुनवाला क्या करता है, मेरा कंपनी है, हम उनको फोन करेंगे, सर आपको 3 करोड़ रुपए दे रहे हैं, आप खाली बोल दीजिए कि इस कंपनी का शेयर अच्छा है। उसका ये लाइन बोलने पर उस कंपनी का शेयर का डिमांड बढ़ेगा। मानो शेयर है मार्केट में 1000, डिमांड हो गया 5000, सप्लाई क्या है, कम है, तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, ये बात सही है? नहीं है। अभी राकेश झुंझुनवाला को हम पैसा नहीं दिया, वो केस कर पाएगा मेरे ऊपर? नहीं कर पाएगा। तो ये वॉइड है। ये जो नॉर्मल ट्रांजैक्शंस होता है ये वैलिड है। ये जो चीज वो कर रहा है कि पैसा लेके हम किसी को बढ़ा घटा करवा दें अपने मर्जी से, यहां गड़बड़ होता है, यहां ये अलाउड नहीं है। हाँ, बोल बोल क्या पूछना चाहिए? सेबी को कैसे पता चलेगा? मेरा और झुंझुनवाला जी का बात हुआ, झुंझुनवाला जी के एक लाइन बोलने पर उसका प्राइस बढ़ जाएगा। क्या बोलेगा सेबी? झुंझुनवाला बोल देगा नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, मेरे पास कंसिडरेशन नहीं आया है, भाई साहब कैश लेगा। यही तो होता है शेयर मार्केट में। जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो और बड़े कैसे हो रहे हैं, उनको हर कंपनी का नाम बोलने का पैसा मिलता है खाली। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कोई भी स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन को वॉइड माना जाता है। ठीक है, कि भैया अभी फॉर एग्जांपल तुम्हारे अकॉर्डिंग टमाटर का प्राइस कल होगा 50 रुपए के जी, मेरे अकॉर्डिंग होगा 40 रुपए के जी, कल 50 हो गया, हम बोले चल पैसा दे, वॉइड है, स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन हुआ ना ये। कल किसी का प्राइस क्या होगा उसके बेसिस पे हम आज बोली लगा रहे हैं, चल बेना। लास्ट में हॉर्स रेस ट्रांजैक्शन, हॉर्स रेस कंपटीशन जहां पे प्राइस पेबल टू द बेट विनर इज लेस देन ₹500 इज अ वेजर। अगेन, हॉर्स रेस कंपटीशन वेयर प्राइस पेबल टू द बेट विनर, जीतने वाले को 500 रुपया से कम मिल रहा है तो वो वेजर है, 500 के ऊपर मिल रहा है तो वो वॉइड नॉर्मल है। ठीक है, हाउएवर सेक्शन 30 इज नॉट एप्लीकेबल इन एन एग्रीमेंट टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड प्लेड प्राइज और सम ऑफ मनी of the value INR 5 lakh or above to be awarded to the winner of a horse race। देखो हॉर्स रेस नॉर्मली वैलिड होता है। इंडिया में हॉर्स रेस तुम्हारा माल्या कराता था, बहुत बड़ा हॉर्स रेस होता था, F1 रेस करवाया है वो, तो ये सब वैलिड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोटेक्शन दे रहा है ये लोग को। लेकिन अगर आप 500 रुपया का कम का कर रहे हैं
ये कहाँ होता है बता रहे तुम लोग को, हॉर्स रेस हटाओ, मुर्गा लड़ाई देखा है कोई आज तक? मुर्गा लड़ाई में 2 मुर्गा लड़ता है, एक मुर्गा मर जाता है, उसको काट के खाते हैं और जो पैसा लगता है जीतते हैं। वो भी छोड़ो, बॉक्सिंग, बॉक्सिंग में भी पैसा लगता है, ठीक है। तो बेसिकली वो सब वॉइड है। हॉर्स रेस को अलाउ किया है क्योंकि ये आज से चलता आया हुआ प्रथा नहीं है, ये बहुत लंबे समय से चलता आया हुआ प्रथा है। लेकिन अगर आप 500 से नीचे का चिंदी जैसे पैसा कमाने खोज रहे हैं तो नॉट अलाउड है। और मुर्गा लड़ाई में यही होता है, 500 से नीचे का बेट लगता है हर जगह, ठीक है। अभी कुछ चीज है जो देख के लगेगा कि वेजर है लेकिन वो नहीं होता, वेरी इंपॉर्टेंट। 5 स्टार दे रहे इसको। चिट फंड का नाम सुना है तुम लोग? एक बहुत बड़ा चिट फंड है जिसको कोसा जाता है, शारदा चिट फंड, जिसका जन्म कोलकाता से हुआ था, जिसमें ममता बनर्जी के फैमिली के रिलेटिव्स भी हैं। शारदा चिट फंड, उसमें कितना जन पैसा लगाया और जो विनर, क्या होता है चिट फंड में, सब कोई थोड़ा थोड़ा पैसा देंगे हर महीना, ठीक है, थोड़ा 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 थोड़ा, अरे लिखा नहीं रहा, हाँ, थोड़ा थोड़ा पैसा दिए, लास्ट में एक लकी ड्रॉ होगा, जो जीतेगा सारा पैसा उसको मिल जाएगा। ये है चिट फंड। और लॉ बोला है चिट फंड अलाउड है, चलेगा, कोई दिक्कत, ठीक है। देखो, in this case certain number of person decide to contribute a fixed sum for a specified period and at the end of a month, कोई एक टाइम के बाद, amount so contributed is paid to the lucky winner of the lucky draw। ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं, चिट फंड आर वैलिड। दूसरा, कमर्शियल ट्रांजैक्शन और शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन, शेयर मार्केट वैलिड है, लेकिन शेयर मार्केट में गेम करना वैलिड नहीं है। गेम्स ऑफ स्किल एंड एथलेटिक कंपटीशन, ठीक है, एक सेकंड, हेलो, हाँ बाबू क्या हो गया, तुम नई क्लास में? ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ डाल दे रहे यूट्यूब पे, ठीक है। गेम्स ऑफ स्किल एंड एथलेटिक कंपटीशन, कहीं कहीं पे स्किल और एथलेटिक कंपटीशन के तहत आपको प्राइज मिलता है एज पर प्राइज कंपटीशन एक्ट 1955। प्राइज कंपटीशन इन गेम्स ऑफ स्किल आर नॉट वेजर प्रोवाइडेड द प्राइज मनी डज नॉट एक्सीड 1000 एंड अ मैक्सिमम ऑफ 2000 एंट्रीज आर परमिसेबल। ज्यादा से ज्यादा 2000 आदमी दौड़ने आ रहा है और जो प्राइज जीतेगा उसको 1000 रुपए से ज्यादा का नहीं मिलेगा, ये वैलिड है। अभी 5000 आदमी दौड़ने के लिए आया, जीतने वालों को 10 करोड़ रुपया मिल रहा है, वैलिड नहीं। समझो, ये सब प्राइज कंपटीशन एक्ट के तहत है, ये सब वर्ड याद रखना है, ये सब नंबर्स याद रखना है, ठीक है। पहला प्राइज कंपटीशन एक्ट में क्या सीखे कि भैया अगर क्रॉसवर्ड पजल है, वहां पे स्किल इन्वॉल्व है, तो 1000 रुपए तक का चलता है, वैलिड है, उसके ऊपर का वैलिड नहीं है। दूसरा प्राइज कंपटीशन क्या सीखे, कोई रेस वगैरह हो रहा है, 2000 आदमी तक आ रहा है, उसमें एंट्री ले रहा है और विनिंग प्राइस 1000 तक है, वैलिड है, ठीक है, ओके। यहां तक कहानी क्लियर होना चाहिए। तुम लोग को हम 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, तुम लोग ये तीनों पॉइंट पढ़ो, चिट फंड, शेयर मार्केट स्पेक्यूलेशन एंड गेम्स ऑफ स्किल एंड एथलेटिक कॉम्पिटिशन। ऑनलाइन में बच्चा लोग को डाउट नहीं होगा, यो कर देना, कोई डाउट होगा पूछ लेना। ओके, श्रुति और रिंकी को क्लियर है।
श्रेया निशा को भी क्लियर है। तनिषा तेरे को क्लियर हुआ? ओके, यहाँ से वो क्लियर है? पूछ पूछ पूछ, क्या दिक्कत है, पूछ। चिटफंड, हाँ क्या डाउट है उसमें? देखो हाँ एकदम कर सकता है, ये शादी तुड़वाना चाह रहे हैं। एकदम 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 कर सकता है, करता भी है, जबरदस्ती कर देता है बहुत बार, ताकि पापा डर के करवा दे। ठीक है, लड़का लोग नहीं करता है, लड़की लोग करती है, क्योंकि लड़का लोग जानता है ऐसा केस पापा के ऊपर करेंगे तो बहुत पड़ेगा। लड़की लोग को पापा लोग नहीं जल्दी मारते पीटते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है सबको? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड इज वैलिड। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कंटिंजेंट हम लोग जो पढ़े हैं 11-12 में, हाँ, विच डिपेंड्स ऑन सम अनसर्टेन इवेंट, है ना, विच इज कोलैटरल टू सच इवेंट। देखो अभी इंश्योरेंस क्या है? कंटिंजेंट है, मतलब क्या किस्मत पे इंश्योरेंस नहीं। अगर हम अपने गाड़ी का इंश्योरेंस कराएं, पैसा कब मिलेगा? जब गाड़ी का एक्सीडेंट होगा। तो ये पैसा मिलना किस पे डिपेंडेंट है? गाड़ी के एक्सीडेंट पे। ठीक है, व्हेन समथिंग डिपेंड्स ऑन सम कोलैटरल इवेंट, पैसा मिलना किस पे डिपेंडेंट है? गाड़ी के एक्सीडेंट पे। ये वैलिड है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं। देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू आइडेंटिफाई द लॉस। तुमको नुकसान होगा तो पैसा मिलेगा। वेजरिंग में प्रॉमिस टू पे मनी और मनी होता है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सच ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। डेफिनेशन, पहला डिफरेंस। दूसरा, क्रक्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज द म्यूचुअल कंसिडरेशन। क्रक्स यानी कि मेन पार्ट क्या है? म्यूचुअल कंसिडरेशन। दोनों के बीच में बात हुआ है, हम आपको प्रीमियम दे रहे हैं, आप मेरा गाड़ी टूटेगा तो पैसा देना। वेजरिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है, सीधे गैम्बलिंग है, पैसा को लेकर बाजी लग रहा है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस आइडेंटिफाई द इंश्योर्ड पर्सन अगेंस्ट लॉस। लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि लाइफ का असल में कोई मोल भाव नहीं है, कोई हम लोग लाइफ को रेट पे नहीं कर सकते। फिर भी LIC होता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है जो करता है। इसको छोड़ के आपको अगर लॉस होगा हम पैसा देंगे। हेल्थ इंश्योरेंस में आपका जितना बिल है हॉस्पिटल का हम भरेंगे, ये सब वैलिड है। अगर हम उसको पैसा दे रहे हैं वो नहीं भर रहा, हम उस पर केस कर सकते हैं। क्या वेजरिंग में कर सकते हैं? नहीं। लूजर हैज टू पे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। पॉइंट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक एंड एक्चुरियल कैलकुलेशन ऑफ रिस्क। प्रॉपर, जैसे कोर्स है, तुम लोग सुना होगा एक्चुरियल साइंस, कुछ सुना है इस बारे में? कॉमर्स वाला के लिए, साइंस वाला बच्चा भी आता है इसमें, जबरदस्त पैसा है। टोटल कुछ 15 के आसपास पेपर होते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, वो 7 पेपर निकाला आज तक, और उसका सैलरी बहुत हाई है, अराउंड 11 लाख है। तो ये लोग क्या करता है पता है? ये लोग रिस्क कैलकुलेट करते हैं, ये लोग का काम है रिस्क कैलकुलेट करना, इस बेसिस पे ये लोग को पैसा मिलता है। एक्चुरियल साइंस, तो ये लोग इंश्योरेंस कंपनीज में सबसे ज्यादा होते हैं, कैलकुलेशन का काम है। 90 लाख पर ईयर मैक्सिमम। हाँ तनीषा, ये एकदम डिपेंड करता है। ठीक है, ये लोग जैसे बोलता है कि हम आपको 12 देंगे, 15 देंगे, और इन लोग को मालूम है तुरंत प्रमोशन होते जाते हैं। जैसे ये लोग स्टार्टिंग में एक बार में उतना पैसा नहीं दे सकते, लेकिन जैसे ये लोग देखता है कि काम का बंदा है, खूब पैसा मिलता है। तो एक्चुरियल साइंस इज वन ऑफ द मोस्ट रिवॉर्डिंग कोर्सेज इन इंडिया। लेकिन अगेन दिस इज वन ऑफ दोज पेपर जो CA से भी ज्यादा टफ है। ठीक है, बहुत टफ पेपर्स होते हैं इसके, बहुत मुश्किल है निकालना, और बहुत महंगा भी पड़ जाता है लास्ट तक। ठीक है, ओके। ऐसा कुछ कैलकुलेशन होता है क्या गैम्बलिंग में? हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या, आज हवा इतने ह्यूमिडिटी से चल रहा है, आज बादल का स्पीड ये है आसमान में घूमने का, तो बारिश होगा? ऐसा नहीं होता। बस मौसम देखते बोलते होगा नहीं होगा, पैसा लग जाता है।
इंश्योरेंस सोसाइटी के लिए फायदेमंद है। क्या सट्टाबाजी फायदेमंद है? उल्टा ये अगेंस्ट है पब्लिक वेलफेयर के। क्यों? क्योंकि इसमें आदत लग जाता है। ठीक है, गैम्बलिंग का आदत होता है, जुआ का आदत होता है लोगों को। लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस वैलिड है, इन्फोर्सिएबल है, जबकि वेजरिंग वॉइड है और अनइन्फोर्सिएबल है, मतलब इसको कोर्ट में कोई आशीर्वाद नहीं मिलेगा। ओके, आज यहां तक कर रहे हैं अपन अपना। देखो मेरा कल क्लास होगा नहीं, कल तुम लोग का क्या क्लास होगा हम बता देंगे, बिकॉज कल मेरा एग्जाम है। अपार्ट फ्रॉम दैट इतना याद रखना है, तुम लोग का यूनिट 3 तक हो गया है। तुम लोग को हम डेली बोल रहे हैं कि पढ़ो बुक से। संडे तक हमारा पूरा कोशिश होगा कि हम एक क्वेश्चन प्रिपेयर करें जिसमें यूनिट 1 से लेकर यूनिट 3 के क्वेश्चंस होंगे। वो क्वेश्चन का लिंक तुम लोग को ग्रुप में आएगा, एक पर्टिकुलर टाइम होगा, तुम लोग को कुछ नहीं करना, गूगल फॉर्म है, टिक 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 करते जाना है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, टिक टिक करते जाओ, लास्ट में तुम लोग को सही आंसर भी पता चलेगा, कितना मार्क्स आया ये भी पता चलेगा। ठीक है, MCQ होगा सर? क्या बोलिए आप? बोले MCQ होगा? हाँ एकदम एमसीक्यू होगा, हम आंसर लिखने वाला नहीं देंगे। बोलो बोलो। आंसर लिखने वाला जो टेस्ट है वो और बाद में होगा, जब पूरा हो जाएगा तब आंसर लिखने वाला करवाएंगे तुम लोग को, जिसमें हम सिखाएंगे आंसर कैसे लिखा जाता है। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग टिकी टिकी खेलना है, बता देगा। हाँ, और हमको सबका स्कोर पता रहेगा, तो हम अनाउंस भी करेंगे टॉप 5 नीचे में कौन कौन है, सब अनाउंस करेंगे, तो तैयार रहना। ठीक है, अब संडे बोले हैं, ये एग्जैक्टली संडे को ना हो सकता अगले हफ्ता हो, लेकिन ये चीज हम प्रिपेयर करना शुरू किए हैं, तो तैयारी तुम लोग भी चालू कर दो। ठीक है, जिस दिनों को 1 दिन पहले हम तुम लोग को बता देंगे। ओके, ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच, सब कुछ दम लगा के पढ़ो। टाटा बाय बाय ऑनलाइन वाले।